केसशिला पहाड़ी घाटी के पीछे एक बहुत ही सुंदर बाग था जिसमें बहुत ज्यादा फूल खिले हुए थे और रंग बिरंगे फूलों के साथ हरियाली भी बहुत खूबसूरत थी। वहाँ पर लोग जाना तो चाहते थे, लेकिन वही बगल की गुफा में एक जिन रहता था। लोगों का मानना था कि वह जिन लोगों को डराता है और अपने पास बुलाकर उसे खा जाता है, इसलिए लोग वहाँ पर जाने से बहुत डरते थे। एक दिन जयमा काली गाँव के दो युवक बात कर रहे थे। वे लोग खेत में काम कर रहे होते हैं, तभी आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई, मैं ना कल उस रास्ते से गुजरा था, लेकिन जिन्न की डरावनी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं वहां से वापस लौट गया। क्या क्या? अरे भाई, क्या तुमको पता नहीं है? उस बाग के बगल वाली गुफा में एक जिन्न रहता था। उसकी आवाजें कोई सुन ले तो मर जाए। और तुम उस रास्ते से क्यों गुजरे थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आइंदा से उस रास्ते से कभी मत जाना। लेकिन भाई, इस गुफा से आवाजें कौन निकालता होगा? मैं तो यही सोचता रहता हूँ, जरूर कोई न कोई इस जिन्न वाली बात का रहस्य है। मैं इस रहस्य से पर्दा जरूर उठा कर रहूंगा। गांव वाले इस डर के साए में कब तक जीते रहेंगे? लेकिन अगले ही दिन पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि अगले ही दिन केशव की लाश उसके दरवाजे के बाहर पड़ी थी। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बच्चे को? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो सागर से कहकर बस यही निकला था कि मैं आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे केशव की बहादुरी उसे ले डूबी। अब मैं क्या करूँ? हाय मेरा बच्चा। मैं ना कहती थी कि वहाँ पर कभी मत जाना, लेकिन मेरी कौन सुनता है। हो ना हो उस जिन्न ने ही मेरे बच्चे को मार डाला। उसी गांव में धन्नू नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, परी और काव्या। दोनों बेटियों को रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद थे। ऐसे ही परी काव्या अपनी बालकनी में बैठी हुई थी। तभी परी काव्या से कहती है, काव्या, क्यों ना हम दोनों आज बाग में चले? बहुत दिन हो गया हम लोग बाग में नहीं गए हैं। रंग बिरंगे फूल देखने का मेरा बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ जाने से बाबूजी हमें रोकते हैं। पूरे गांव में एक वही जगह है जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। हाँ परी बहन, दिल तो मेरा भी चाहता है, लेकिन क्या करें, बाबूजी वहाँ जाने से बहुत मना करते हैं। तुम्हें पता तो है ना, गांव में कितना हंगामा मचा हुआ है, इसलिए बाबूजी भी डरते हैं। बाबूजी कहते हैं घाटी के बगल में जो गुफा है वहाँ एक बहुत बड़ा जिन्न रहता है, वो लोगों को खा जाता है। शायद इसीलिए बाबूजी हमें मना करते हैं। और तुमने सुना है परी, केशव भाई की मौत के बाद तो पूरा गांव और भी ज्यादा डर गया है, और वो गुफा, बाप रे बाप, और भी ज्यादा डरावनी हो गई है। पता नहीं हम लोग उस बाग में जा भी पाएंगे या नहीं। मेरा तो बहुत दिल करता है। अरे नहीं रे परी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई बात है। जरूर कोई ना कोई ऐसे बहाना बनाता होगा। मुझे तो लगता है सब बकवास है। कोई वहाँ पर नहीं रहता। जिन्न उन्न कुछ नहीं होता आज के जमाने में। ये लोग पता नहीं किस जमाने की बात करते हैं। हाँ काव्या, कह तो तुम सही रही हो। मुझे भी ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कल हम लोग को उस बाग में चलना चाहिए, और हो सकेगा तो हम लोग ये भी पता कर लेंगे कि केशव भाई के मौत का राज क्या है। अगले दिन धन्नू शहर जाने वाला था। वह अपनी बेटियों से कहता है, देखो मेरी प्यारी बेटियों, मुझे तुम लोग बहुत प्यारी हो, इसलिए मैं तुम लोग को जो बात कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। और हाँ, उस बाग की तरफ तो कतई मत जाना। वो बाग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम लोग को तो पता है ना, केशव वहाँ गया था और मारा गया। मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो। तुम लोग बहुत अच्छी हो, मेरी बात मानोगी ना? जी बाबूजी, आप जाइए, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे, और आप जैसा कह रहे हैं अपना ख्याल भी रखेंगे, और आप भी अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद धन्नू वहाँ से चला जाता है। धन्नू के जाने के कुछ ही देर बाद काव्या और परी दोनों लोग बाग की तरफ निकल पड़ती हैं। तभी गांव का एक आदमी उन्हें जाते हुए देख लेता है। अरे काव्या और परी बिटिया, तुम लोग इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम लोग को जिन्न के बारे में कुछ पता नहीं है? इतनी डरावनी आवाजें आती हैं, फिर भी तुम लोग उधर जा रही हो। तुम्हारे बाबूजी सुनेंगे तो बहुत डांटेंगे। वापस लौट जाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। काका,
आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। हम लोग उस गुफा की तरफ नहीं जाएंगे, बाग के इसी तरफ रहेंगे और कुछ फूल तोड़कर वापस आ जाएंगे। आप परेशान मत हो, आप जाइए, हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। वैसे भी हम दो बहनें बहुत बहादुर हैं। पागली बिटिया, तुम लोग तो बहुत ही शैतान हो। तुम लोगों से बातों में कोई नहीं जीत सकता। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना शाम के समय होते ही वापस आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे बाबू से शिकायत लगा दूंगा। ठीक है काका, अब आप जाइए, हम लोग शाम होते ही वापस आ जाएंगे। काव्या और परी जा ही रही होती हैं, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि दो चोर आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई, क्या हम सही कर रहे हैं? गांव वाले बहुत डरते हैं। वो लोग कहते हैं गुफा में एक जिन्न रहता है जो सबको खा जाता है। अरे भाई, कहाँ तुम इन सब बकवास की चीजों में पड़ रहे हो? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। पता है वो गुफा किसका है? गांव के सरपंच का है। मुझे तो लगता है उस गुफा में बहुत सारा खजाना है, इसलिए वो लोग जिन्न की अफवाह उड़ा के रखे हैं, जिससे कि उस गुफा में कोई ना जाए और खजाना कोई ना ले सके। आज तो इस गुफा का राज उठा कर ही रहेंगे। चलो, आज हम लोग उस गुफा में तो जाएंगे ही जाएंगे। फिर परी और काव्या भी उन चोरों का पीछा करने लगती हैं, लेकिन चोर जैसे ही गुफा में अंदर घुसते हैं, तैसे उन्हें एक भयानक बूढ़ी दिखाई देती है। लेकिन उस बूढ़ी के हाथ में एक टोकरी थी जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल दिख रहे थे। काव्या और परी छुप छुप कर ये नजारा अपनी आंखों से देख रही थी। अरे लड़कों, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या तुम लोग को पता नहीं है इस गुफा में एक जिन्न रहता है, तुम लोग को मार कर खा जाएगा। भाग जाओ यहाँ से, अगर अपनी जान चाहते हो तो। इस गुफा में और अंदर मत जाना, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। अरे अरे भाई, भागो यहाँ से, इस गुफा में तो सच में कोई जिन्न रहता है। हाँ भाई, चलो यहाँ से, मैं तो डर गया, मैं अंदर नहीं जा सकता। फिर दोनों चोर उस गुफा से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। काव्या, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। मुझे लगता है वो औरत सच बोल रही थी। तुम्हें देखो ना, ये गुफा कितनी डरावनी है। ना बाबा ना, मैं ना अंदर जाने वाली हूँ। चलो वापस चलते हैं। अगर हम लोग को कुछ हो जाएगा तो बाबूजी बहुत परेशान होंगे। वो हम पे कितना भरोसा करते हैं। नहीं जाना, आगे नहीं जाना काव्या। अरे परी मेरी बहन, तुम इतनी क्यों डरती हो? अगर इतनी दूर आ गए हैं तो पता लगा कर ही रहेंगे, आखिर ये माजरा है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, ये सब जाल केवल फैलाया हुआ है। लेकिन जिन्न उन्न नाम का कोई चीज नहीं रहता, यहाँ कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। और बाबूजी हम पे गुस्सा नहीं करेंगे। तुम सारी चीजें हम पे छोड़ दो। तुम डर रही हो तो तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। और हाँ, यहाँ से कहीं मत जाना, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। काव्या धीरे धीरे गुफा के अंदर जा ही रही होती है, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देता है। निकालो निकालो, कोई मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। क्या मुझे कोई सुन पा रहा है? मैं बरसों से इस गुफा में कैद हूँ। मुझे कोई प्लीज निकाल दो इस गुफा से। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दर्द में हूँ। कोई मुझे इस गुफा से बाहर निकाल दो। काव्या आवाज सुनकर घबरा जाती है। कौन हो तुम? क्या तुम वही जिन्न हो जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं? हाँ, मैं जिन्न ही हूँ, लेकिन मैं कई सालों से इस गुफा में कैद हूँ। मुझे आजाद करा दो लड़की, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अच्छा, तो आप सच कह रहे हैं? अगर मैं आपको यहाँ से आजाद करा दूंगी तो आप यहाँ से सच में हमेशा के लिए चले जाएंगे? हाँ, मैं सच में चला जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें तहखाने में जाना होगा। वहाँ मेरा असली शरीर रखा हुआ है, उसे आज़ाद कराना होगा, तभी मैं आज़ाद हो पाऊंगा। फिर काव्या तहखाने के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वह तहखाने के पास पहुंचती है, उसे एक बहुत बड़ी परछाई नजर आती है। काव्या वहीं पर रुक जाती है। आओ लड़की, डरो मत। गांव वाले मेरी ही आवाज़ सुनकर डरते हैं, लेकिन मैं डरावना बिल्कुल नहीं हूँ। तहखाने के पास आओ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत लोग को देखा, लेकिन सब लोग डरते थे, एक तुम ही बहादुर लड़की निकली। वो सब तो ठीक है जिन भाई, लेकिन आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं?
क्योंकि मैं एक परछाई हूँ, मेरा शरीर यहाँ कैद है। तो फिर मुझे आपको आज़ाद कराने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें इस तहखाने के पास आकर एक खास मंत्र बोलना होगा और इस पत्थर को हटाना होगा। काव्या आगे बढ़ती है और धीरे धीरे मंत्र पढ़ती है। मंत्र पढ़ते ही पत्थर हटने लगता है। तभी अचानक जिन्न की भयावह हंसी दीवारों से टकराकर चारों तरफ गूंजने लगी, जिससे कि काव्या बहुत डर जाती है। उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगती हैं। उसने यह सोचा था कि वह निर्दोष आत्मा को मुक्त करा रही है, लेकिन उसने कब सोचा था कि वह एक राक्षसी जिन निकलेगा। लेकिन वह तो अब उस जिन को आज़ाद करा चुकी थी। अब इस गांव पर मेरी हुकूमत चलेगी। जिन ऐसे कह ही रहा था, जैसे वह उठता है उसके हाथ हवा में उड़ने लगते हैं और उसके चारों तरफ एक काली शक्ति का साया मंडराने लगता है। काव्या बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। तभी उसे एक पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर पर एक मंत्र लिखा होता है। पहले उसकी नज़र उस पत्थर पर नहीं पड़ी थी, लेकिन जैसे ही वह उस पत्थर पर देखती है, उस पर एक मंत्र लिखा था। अगर यह जिन आज़ाद हो जाएगा और इस दुनिया को उससे खतरा हो, तो सत्य, साहस और बलिदान से उसे दोबारा कैद किया जा सकता है। अब काव्या को समझ में आ गया था कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ करने की ज़रूरत है। फिर काव्या अपनी जेब से एक ताबीज़ निकालती है जो उसे उसके दादा दिए होते हैं। फिर वह मंत्र पढ़ते हुए जिन्न के पास बढ़ने लगती है। इतना देखकर जिन्न बहुत क्रोधित हो जाता है और वह गुस्से में अपने हाथ को हवा में 2 बार घुमाया। हाथ घुमाते ही एक हवा का झोंका आया, जिससे कि काव्या जाकर पत्थर पर गिर पड़ी। लेकिन काव्या डरी नहीं, वह हिम्मत के साथ डटी रही और मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ती रही। जिन्न यह देखकर तिलमिला उठा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि मंत्र की शक्ति और उसकी हिम्मत उस पर भारी पड़ने लगी। इसलिए जिन्न अब धीरे धीरे शांत होने लगा था और काव्या आगे बढ़ती रही। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं 1000 सालों से यहाँ से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कोई मुझे बचाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आज मैं दोबारा कैद हो रहा हूँ। जिन्न इतना कहकर चीखने लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी और देखते ही देखते वह एक हवा के बवंडर में बदल गया और फिर शिला में समा गया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ पूरी तरह शांति हो जाता है, एकदम पहले की तरह रहस्यमयी और शांतपूर्ण। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी बुरी शक्ति नहीं थी। फिर क्या था? काव्या ने राहत की सांस ली और उसने यह सोचा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी एक राक्षसी जिन को आज़ाद करा के, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता से उस जिन को वापस कैद भी कर दिया। फिर वापस वो गांव आ जाती है। गांव आने के बाद सबको अपनी कहानी बताने लगती है। सब लोग काव्या पर बहुत गर्व करते हैं और उसे इनाम भी देते हैं। अब काव्या को गांव के लोग नायक के नाम से जानते थे।